नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बचोगे तो कटोगे वाले बयान पर अब सियासी पारा सातवें आसमान पर है। शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने अब इस बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। तो यानी कि अब बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए इस बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार कर कहा कि पीडीए ना तो बटने वाला है ना कटने वाला है, बल्कि जो ऐसी बातें करेगा वो पिटने वाला है। तो शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, ने अब इस बयान का पलटवार कर कहा है। कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। न तो सुना आपने शिवपाल यादव ने बटोगे तो कटोगे वाले बयान का पलटवार करते हुए कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। तो मतलब बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए भरे मंच से यह बयान दिया था, और इसके बाद ये बयान, ये शब्द, ये सेंटेंस सुर्खियों में छाया, और फिर ऐसा छाया कि अभी तक ये ट्रेंड में लगातार बना हुआ। और उसके बाद इसका समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बटोगे तो बांटने वाले मलाई खाएंगे। तो उस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा, ये कह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। क्या कुछ मायने हैं इस बयान के? आसिफ, जिस तरह से यूपी की सियासत में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक नारा दिया गया, और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और उस चुनाव के पहले यह नारा कहीं न कहीं बिक्री हो गया। महाराष्ट्र चुनाव में भी कई बीजेपी के मंत्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में खासकर समाजवादी पार्टी ने इस नारे पर तनी भी कसना शुरू कर दिया है, और हमने भी बोलना शुरू कर दिया है। बात अगर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि पीडीए बटेगा भी नहीं, कटेगा भी नहीं, नेक रहेगा। और वहीं अब जिस तरह से डिम्पल यादव के बाद चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने साफ कहा कि ना तो बटेंगे ना कटेंगे, जो यह बात करेंगे वह पिटेंगे। उनका इशारा साफ था कि चुनाव में जनता इस नफरती नारे का मुंहतोड़ जवाब देगी, ऐसा कहने की कोशिश की है, और जो लोग ऐसी बातें करेंगे उनको जनता जरूर जवाब देगी। आसिफ, अगर हम ये पीडीए वाला फॉर्मूला देखें तो हमने देखा लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी इसी पीडीए फॉर्मूले के तहत एक अच्छी खासी जीत दर्ज की। उसके बाद हरियाणा चुनाव में हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर गए थे, जनसभा को संबोधित करते हुए इशारों में उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान वहां पर दोहरा दिया, और उसके बाद हरियाणा में बंपर जीत मिली। अब क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे सक्सेस हो गया है, और अखिलेश को यह लग रहा है कि ये बटेंगे कटेंगे कहीं हमारे पीडीए पर ना भारी पड़ जाए, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर सियासत की बात करें तो हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी सक्सेस हुई, और इससे कहीं न कहीं बीजेपी का जो बढ़ा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में पीडीए नारे के बलबूते समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता हाथ लगी, और अब जिस तरह से पीडीए फार्मूले पर समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारियां कर चुकी है, और समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि अगर
बीजेपी मजबूत हुई और नारों के बल पर बीजेपी ने अपनी एकजुटता बना ली और हरियाणा चुनाव की तरह अगर करिश्मा दिखा दिया बीजेपी ने, तो जो पीडीए फार्मूला है कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पूरी जोर लगा रही है फार्मूले नारे को जो है असफल करने के लिए, बदनाम करने के लिए। आसिफ, मेरा सीधा से सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये जो 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है या उपचुनाव होने जा रहा है, ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और बीच में हमने ये भी देखा कि उनके रथ पर अल्पसंख्यक का और बगल में मुस्लिम था, और इसके बाद अब बीजेपी यहां पर बटोगे तो कटोगे, यानी हिंदुओं को एक तरीके से एकजुट किया जा रहा है कि आप बटिए मत। मतलब ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये उपचुनाव इसी आधार पर लड़ा जा रहा है और यही दोनों पार्टियां अपने अपने आप को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रही हैं। सीधा सा सवाल आसिफ। निश्चित तौर पर शिवम, जिस तरह से अगर बटोगे के कटोगे के नारों पर गौर करें तो स्थिति और जो इशारा है बिल्कुल साफ है, लेकिन इससे पलट जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, कहीं न कहीं यह जातिगत नारा भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी भले या कहे कि वह जाति की सियासत नहीं करती, लेकिन जाति की सियासत का सबसे बड़ा नारा अगर देखा जाए तो पीडीए है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तीनों जो है जातियों को साथ लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उपचुनाव में अपना परचम लहराना चाहती है। लेकिन अब जिस तरह से यूपी से उपचुनाव के पहले जाति पर सियासत हो चली है, इससे कहीं न कहीं जो है दोनों दलों की जो है टेंशन बढ़ी हुई है और कौन किस पर ज्यादा हावी होगा इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है और इसी प्लान के सहारे उपचुनाव की जो तैयारी है की जा रही है। गौर करें तो बीजेपी के जो भी मंत्री हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे यानी कि बटेंगे तो कटेंगे का जो है गुणगान कर रहे हैं और यही नारा सुना रहे हैं लोगों को। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल मेरठ दौरा है और मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कंकरखेड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का भूमि पूजन और प्रधानमंत्री मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। 148 करोड़ की लागत से ये जो ईएसआई अस्पताल का निर्माण हो रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। शाहरुख, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ प्रोटोकॉल, क्या जानकारी, क्या अपडेट? मैं जाऊंगा कल उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल मेरठ दौरा है। अपने राष्ट्रीय विमान से वो मेरठ के हवाई पट्टी पर उतरेंगे और यहाँ कम से कम वो 3 घंटे रहेंगे और वहां से उतरकर वो अपने काफिले के साथ कंकरखेड़ा पहुंचेंगे, जहाँ पर 148 करोड़ रुपए का ईएसआई अस्पताल होगा, 100 बेड वालों का अस्पताल का वो यहाँ पर शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे और उसके बाद वो भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं लगातार अधिकारियों में जो है तैयारियों को लेकर के 3 दिन से लगातार मौके पर पहुंच कर अधिकारी जायजा ले रहे थे। उसके बाद कल से ही यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक भी वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहां 5000 लोगों का आने का बताया जा रहा है, जिसमें 5000 लोगों का मंच के लिए वो तैयारियां तेजी से चालू हो गई हैं। आज पूरी तरीके से मंच भी पूरी तरीके से तैयार किया गया है। जी शाहरुख, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल मेरठ दौरा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के साथ और भी नेता आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ होंगे और खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़ सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आज भी यहाँ शंकरनारायण केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ मौके पर पहुंच करके जायजा लिया था। उसके बाद कई इस तरीके से यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री की 3 दिन से यहाँ तैयारियां चल रही हैं और कल यहाँ पर वो 11:30 बजे पहुंच जाएंगे। साथ में उनके कई वरिष्ठ नेताओं की आने की भी आशंका है। उसके बाद यहाँ से वो मेरठ 3 घंटे रहेंगे। रहने के बाद यहाँ से अपनी राष्ट्रीय विमान से वो वहाँ से लखनऊ वापस जाएंगे और उसके बाद यहाँ जो है कई अधिकारी और कई नेता भी
यहाँ मौजूद हैं। अभी भी वहाँ घटना जो वो बनाया गया है, पिच बनाई गई है, वहाँ से वो 5,000 लोगों का आने की आशंका है, इसीलिए 1,000 वहाँ पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। ठीक है, ठीक है शाहरुख, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा है, जहां पर राज्य बीमा अस्पताल का वो पूजन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाकुंभ 2025 को और भी भव्य, दिव्य और नव्य बनाने की कोशिश लगातार जारी है। साथ ही से सभी के लिए सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। महाकुंभ पुलिस की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महाकुंभ को सुरक्षित बनाने पर सरकार का फोकस है। तो 7 स्तरीय सुरक्षा चक्र के साथ ये पूरा आयोजन होगा और पूरा सुरक्षा घेरा होगा। युवाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, महाकुंभ को और भी भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी, और ये महाकुंभ कैसे पिछले महाकुंभ से अलग होने वाला है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम? देखिए, अगर महाकुंभ की बात करें तो लगातार तैयारियों का जोर है, क्योंकि अब जो डेडलाइन है तैयारियों की वो पूरी होने के करीब पहुंच रही है। दिसंबर में ज्यादातर पक्के काम करा लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप बात करें जो कुंभ को लेकर भव्यता बनाने की है तो उसको शहर को भी सजाने की पूरी कोशिश की जा रही है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट जिस तरह से जो लाइटिंग का प्रयोग कर रही है इस बार, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर है या ऐतिहासिक स्थल है उनको जिस तरह की एडवांस लाइटिंग के जरिए उसको सजाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बहुत खास होगा। इसके अलावा जो यहाँ की दीवारें हैं उसको बाकायदा पेंटिंग के जरिए यहाँ के संस्कृति को उकेरा गया है। तो ये कह सकते हैं कि पूरा जो मेला क्षेत्र है, जिस एक नया शहर बसता है, वो दूधिया रोशनी से न सिर्फ नहाया रहेगा बल्कि शहरों के अंदर जो इस तरह के स्थल है या मंदिर है या आश्रम है उनको भी बेहतर लाइटिंग के जरिए सजाने की कोशिश की जा रही है और उसके काम भी बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ काम नवंबर तक पूरे हो जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि जब जनवरी में ये मेला शुरू होगा तो इस बार ये पूरा शहर बदला हुआ नजर आएगा। शहर को जिस तरह से सजाया जा रहा है, जिस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, न सिर्फ मेला के बाहर चित्रों भी। शोएब, एक चीज जो हम कह सकते हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो 2025 का जो ये महाकुंभ है उसमें किसी भी प्रकार की वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से इसे भव्य और दिव्य बनाना है और इसी को लेकर सारी कुछ तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति है और इसका एक वानगी भी कह सकते हैं कि वो खुद भी विजिट कर चुके हैं यहाँ पे, अधिकारियों के साथ बैठक ले जाए और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फिर दूसरी विजिट भी उनकी होगी। यानी काम की मॉनिटरिंग और काम के साथ किसी तरह का समझौता ना हो, इसकी निगहबानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अधिकारियों से लगातार वो इसका अपडेट ले रहे हैं। मकसद साफ है कि जो इस बार का 2025 का कुंभ होगा वो न सिर्फ यादगार होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। जो श्रद्धालु आएंगे वो एक सुखद अनुभव लेकर के जाएंगे। जो यहाँ की जो हालात है वो देख करके कहीं ना कहीं देश विदेश से, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा इस बार श्रद्धालु आने की उम्मीद है, ऐसे में न सिर्फ देश से बल्कि देश से बाहर से भी श्रद्धालु आएंगे। सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो मेला है वो आयोजित हो रहा है। पूरा एक शहर बसता है, बहुत बड़े एरिया में इस पूरे शहर को बसाया जाता है। 13 जो अलग अलग अखाड़े हैं उनकी मौजूदगी रहती है। ऐसे में उसको यादगार बनाने के लिए कोई कसर ना हो, उसकी तैयारी अब तेजी से हो रही है, क्योंकि डेडलाइन जो है वो दिसंबर महीने तक की है। 15 दिसंबर तक ज्यादातर काम पूरे करने में है। तो आप काम में तेजी भी दिख रही है और अलग अलग डिपार्टमेंट इसके लिए मुस्तैद भी नजर आ रहे हैं। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो महाकुंभ को सुरक्षित और भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से लगे हुए हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मैं आपको बता रहा है, पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके भाई पर फायरिंग की घटना सामने निकल कर आई है। चुनावी रंजिश को लेकर शहर के बीचों बीच मारपीट हुई और फायरिंग में बाल बाल बचे हैं पूर्व विधायक धीरज ओझा। मारपीट में विधायक के भाई चोटिल हो गए हैं और आरोपियों की 3 गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई। एक आरोपी को दबोचकर जमकर पीटा गया है।
और नगर कोतवाली के बाबागंज का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धीरेन्द्र, क्या कुछ खबर, मारपीट क्यों हुई, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास इस घटना को लेकर? बता दें, आज जो है डीएम के यहाँ पूर्व बीडीसीओ की परेड थी और धीरज ओझा जो पूर्व विधायक है, इनका भतीजा सत्यम ओझा शिवगढ़ से ब्लॉक प्रमुख है। इसी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर आज डीएम के यहाँ बीडीसी सदस्यों की परेड थी। दोनों पक्ष वहाँ भी आमने सामने हुए, लेकिन धीरज ओझा जैसे ही अपने बाबागंज स्थित घर पर पहुंचे, दूसरे पक्ष के लोगों में जो है हमला किया और स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर एक हमलावर को जमकर पीटा है। उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। धीरेन्द्र, ये जो मारपीट हुई है, ये मामला पर्सनल है, मतलब कि आपसी रंजिश की वजह से हुआ है या और कुछ भी मामला है? ब्लॉक प्रमुख के बीडीसी सदस्यों की आज जो है परेड थी डीएम के यहाँ, उसी दौरान वहाँ पे नोकझोंक हुई। विधायक का भतीजा ब्लॉक प्रमुख है, उसके खिलाफ अविश्वास लाने को लेकर मामले में आधिकारिक तौर पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? बिल्कुल, आपको बता दें, मौके पर एडिशनल एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है और एक आरोपी तो जिसने भीड़ ने पिटाई की थी वो पकड़ा गया है। 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं और कई टीमें लगातार पुलिस की जो है दबिश दे रही हैं आरोपियों की। ठीक, धीरेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। यह यात्रा 8 नवंबर से शुरू हो रही है। 8 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक दिल्ली में ये न्याय यात्रा निकलेगी। राजघाट से यह यात्रा शुरू होगी और ये 4 चरण में पूरी होगी। एक चरण में 1 सप्ताह यात्रा चलेगी, तो दूसरे चरण में 16 विधानसभा क्षेत्र में जाने का लक्ष्य रखा गया है और अभी आम आदमी पार्टी की पदयात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि 2013 से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है। 2015 में लोगों ने 70 में से 67 सीटें केजरीवाल को दी। लोगों ने उन पर भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल बिल की बात की, लेकिन आज 11 साल बाद भी उसका कोई अता पता नहीं। केजरीवाल ने मुफ्त पानी की बात की थी, लेकिन लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा। मुफ्त बिजली की बात की थी, लेकिन शीला के समय में जो बिजली 5 रुपए यूनिट की थी वो आज 10 रुपए यूनिट है और जनता पर बोझ पड़ गया। यूनिक तरीके की हमारी यात्रा रहेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी के जो भारत जोड़ो यात्रा रही, उसी तर्ज पर दिल्ली की न्याय यात्रा रहेगी, जिसमें दिल्ली के सारी लीडरशिप जहां सड़कों पर रहेगी, सड़कों पर सोएगी, वहीं जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उसको भी हमने इनवाइट किया है। वो भी इसमें सहभागिता समय समय पर करेंगे अपनी। ये यात्रा दिल्ली की भावना जानने के लिए है, दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए है, दिल्ली की समस्याएं और उनकी परेशानियों के साथ अपने आप को जोड़ने की ये यात्रा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके का जो ये न्याय यात्रा हम करने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक यूनिक यात्रा रहेगी। तो वहीं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में पत्रकारों का उत्पीड़न आए दिन देखने और सुनने को मिलता है। दरअसल 12 जून 2023 को छत्तीसगढ़ के वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा ने यह आदेश दिया था कि कोई भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान रील बनाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन डीजीपी के आदेशों की धज्जियां खुद पुलिस विभाग के कर्मचारी उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर पुलिस लाइन में पदस्थ आरआई अशोक गिरी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहने सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए एक रील बनाकर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट किया। इसको लेकर राजधानी रायपुर की महिला पत्रकार सोमा देवांगन ने पुलिसकर्मी अशोक गिरी का ड्यूटी के दौरान रील बनाने की खबर अपने चैनल पर चला दी। खबर प्रकाशित होने के बाद सूरजपुर पुलिस लाइन में पदस्थ आरआई को महिला पत्रकार की खबर चलाना नागवार गुजरा और आरआई ने आनन फानन में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला पत्रकार को अपनी छवि धूमिल
करने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। इन पत्रकारों का उत्पीड़न छत्तीसगढ़ में हो रहा है। एक तरफ सरकार जो है पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ लगातार पत्रकारों पे किसी न किसी मुद्दे को लेकर आए दिन एफआईआर हो जाती है। आप सबको भी यह जानकारी होगी, कोई भी एफआईआर होने से पहले पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं न कहीं पत्रकारों को मैटर जब भी आता है, पुलिस बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी भी समय एफआईआर दर्ज करती है। और इसी की जो सामना करती हुई एक महिला पत्रकार जो छत्तीसगढ़ मिरर में पत्रकारिता। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता निखिल रस्तोगी ने खास बातचीत की है होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति से। सुनिए। उत्तर प्रदेश में लोग उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर। बात करें, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बीजेपी भी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ धर्मवीर सिंह जी मंत्री जी हैं। आइए जानते हैं सर, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? हमारी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें संगठन और सरकार मिलकर के पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में गए हैं और जाने वाले हैं। तो पूरी तैयारी है हमारी, संगठन और सरकार मिलकर के पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में रहे। आज आप लोग की बैठक हुई थी, उसमें कई निर्णायक फैसले भी लिए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जनता लगातार बीजेपी से दूर होती हुई चली जा रही है। देखिए, 2022 का जब चुनाव हुआ था तब भी समाजवादी पार्टी ने फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद में कहना शुरू कर दिया था कि हम आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन जनता ने इतना दूर कर दिया था कि दूरबीन लेकर के भी उनको दिखाई नहीं दी कि सत्ता कहाँ है, और भाजपा की सरकार बनी। ऐसे ही उपचुनाव में भी और 27 के चुनाव में नहीं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के धर्मवीर सिंह जी थे, जो कहा कि बार फिर उपचुनाव में बीजेपी की पूरी जीत होगी। राजधानी लखनऊ से इंडिया वॉइस निखिल रस्तोगी। उत्तर प्रदेश में तो वहीं मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इसमें खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे थे। इस दौरान हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा के ससुर कादिर राणा, जो कि पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं, उन्हें गुंडा तक कह डाला। विक्रम सैनी ने कहा कि कादिर राणा तो गुंडा आदमी है, उसने पता नहीं कितने लोगों को भट्टी में जला दिया। एक बार उसकी फैक्ट्री पर छापा पड़ा था, उसमें जो जेई था वो सैनी था। कादिर राणा ने उसको मेरठ में बाग में स्थित पेड़ पर टंगवा दिया था। ऐसे व्यक्ति या उसकी पुत्रवधू को वोट देना समझो अपराध को वोट देकर बढ़ावा देना। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।